बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी होगी। 14 अगस्त की तैयारियाँ आपकी चल रही होंगी, क्योंकि अगर आप रात के टाइम लाहौर के अंदर बाहर निकले तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग, डेकोरेशन, आपको सब नज़र आ रहा है। इवन सोसाइटीज़ के अंदर भी, जहां मैं खुद भी रहती हूँ, वहाँ भी बड़े फेस्टिवल्स के कुछ बैनर्स में देख रही थी। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट 14 अगस्त, आई मस्ट से, बिकॉज हमने इस बार इसको डबल खुशी के साथ सेलिब्रेट करना है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद ये पहली जश्न आज़ादी है जिसको भरपूर अंदाज में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो उस हवाले से हमारा स्पेशल शो भी होगा जी, आपने उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना। हम बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, और साथ साथ जी ये अच्छी खबर है जो मैंने 14 अगस्त के हवाले से बताई है, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि आपको पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान हार गया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जी 3 एक रोज़ा मैचेस, वनडे मैचेस की सीरीज़ यादगार और तारीखी अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई, जहां मेज़बान टीम ने 34 साल बाद पहली बार पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी है। वेस्ट इंडीज़ में खेला गया यह तीसरा और आखिरी मैच था। इसमें वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की। जो उनके कैप्टन थे उन्होंने शानदार और नाकाबिल शिकस्त 120 रन की इनिंग्स खेली और 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 294 रन स्कोर किए हैं। ये सारी जो सूरत हाल रही है, इस पे जो टीम के हवाले से जस्टिन ग्रिस ने भी 24 गेंदों पर धुआंधार 43 रन्स की जो इनिंग्स बनाई, और उसके बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वेस्ट इंडियन बॉलिंग के सामने मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। पूरी टीम महज 92 रन्स पर ढेर हो गई जी। और नायब कप्तान सलमान अली आगा 30, मोहम्मद नवाज 23 रन्स बनाकर कुछ मज़ाहमत कर सके, ताहम 7 बैटर्स 2 डिजिट्स में भी दाखिल नहीं हुए, जिसमें 5 खिलाड़ी तो बिल्कुल ही खाता खोले बगैर ही पवेलियन वापस लौट गए। तो ये तारीख तो रकम हुई, लेकिन पाकिस्तान के एंड से नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज़ के एंड से हमने उनको हेल्प किया कि वो हिस्ट्री बनाएं 34 ईयर्स के बाद, और इसमें पाकिस्तानी टीम का भरपूर किरदार रहा। इस पर आगे जाके हमने बात करनी है, तज्जिया भी लेना है, लेकिन फ़िलहाल दोबारा से कोशिश करते हैं मूड को अच्छा करें इस मैच की खबर के बाद, और आपकी मुलाकात ज़बरदस्त तरीन लोगों से करवाएं। हम आजकल मुख्तलिफ आर्टिस्ट, पेंटर्स, कल हमारे पास रेजन आर्टिस्ट मौजूद थी, इन ख़वातीन से ख़ास तौर पर जो कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रही हैं अपनी लाइफ के साथ, सोसाइटी के लिए, अपनी आर्ट पीसेस से लेकर अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उसको ब्रूए कार लेकर आ रही हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं, पेंटर हैं, और इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आज सुबह पढ़ा भी और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इनका जो आगाज़ था जो इनकी पेंटिंग्स में बनाती है, लेकिन इनका जो आर्ट बैकग्राउंड के होने के साथ इनके एसईओ मैनेजर के तौर पे ये काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू की, और पेंटिंग्स बनाने का आगाज़ किया मैं नहीं बताऊंगी, बल्कि सादिया सलमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई और आप अपने आर्ट पीसेस के साथ आई। मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। किचन के अंदर जी हमारे पास आज शेफ सारा अकमल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ। अच्छा, मैं आपको आज एक मज़े की बात बताऊँ, सारा मेरे लिए आज घर से कुकीज़ बेक करके लाई हैं, और सुबह आते ही इन्होंने, मैं चूँकि थोड़ा लेट हुई थी, वो जल्दी में थी, सारे ने कहा मैं आपके लिए आज कुछ लेकर आई हूँ। सो वो कुकीज़ मेरे पास पड़ी है, मैं आपको नहीं दूँगी, आपको बताऊँगी भी नहीं, उसकी रेसिपी हम किसी दिन सारा से पूछेंगे। सारा थैंक यू सो मच। मुझे ये बताया आज आप क्या बना रही है? आज मैं बना रही हूँ बाबरी कीमा। क्या, कौन सा कीमा? बाबरी कीमा। यस। अच्छा, इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसमें हम ना कोकोनट क्रश डालते हैं। कोकोनट डालते हैं जी, कोकोनट क्रश। आप इसे पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं और आप इसको क्रश फॉर्म में भी कोकोनट डाल सकते हैं, यानी कि नारियल। और सेकंड जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पॉपी सीड, इट्स अ खशखाश। ओके, जो कोफ्तों में भी डलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इस तरह है कि आपने उसको ओवरनाइट खशखाश भिगो देनी है, ठीक है, और फिर सुबह उसको आपने पीस लेना है।
ओके। यानी कि उसका पेस्ट हमारी जो है ना इस कीमे में डलता है। अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है किसी कीमे में कोकोनट डल रहा है। ये क्योंकि खशखाश तो नॉर्मली हम कोफ्तों वगैरह में एज यू सेड के डालते हैं, लेकिन जो कोकोनट है वो मैंने कभी ऐसे नहीं ये बहुत ज़बरदस्त मेरी रेसिपी है और माशाल्लाह कितने सालों से ये सहरी में मैं बनाती हूँ और इनके ऑर्डर्स भी मुझे आते हैं सबसे ज़्यादा सहरी में, पराठा एंड बाबरी की। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले भी होते हैं? इसमें हरी मिर्चें, योगर्ट, जो हमारे ऑल जो रवायती स्पाइस हैं वो सारे डलते हैं। ओके। मेन इसमें जो है वो हमारा ये पॉपी सीड का पेस्ट, ठीक है, एंड हमारा कोकोनट क्रश एंड लेमन जूस। लेमन जूस, ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके परफेक्ट। चलिए सारा अपना प्रोसेस शुरू करें। हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मीनवेल सादिया जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, सो टेल अस अबाउट योर आर्ट वर्क। आप कब से करी हैं? मैंने एसईओ मैनेजर के तौर पे आपका इंट्रोडक्शन भी कराया, वो कब स्टार्ट हुआ? अब पेंटिंग साथ साथ हो रही है? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, मेरा एज सच आर्ट का जो है बैकग्राउंड नहीं था। तो मैं बिल्कुल वो जो आप कहते हैं ना कि बचपन में आप एक फैमिली में एक होता है जो कि बड़ा क्रिएटिव होता है। जैसे मैं मेहंदी लगाती थी और कज़न्स में भी आपके होते हैं कि बस जिनका फंक्शन हो रहा होता है तो वो कहते हैं कि आप मेरा मेकअप कर लें, तो उनका मेकअप मैं कर लेती थी। और फिर सेम बायो में मैं अपनी जो प्रैक्टिकल बुक्स में होती है वो बड़ी अच्छी स्केचेस वो करती थी। तो ऐसे मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कभी, मेरा प्लान भी नहीं था कि मैं फ्यूचर में आर्टिस्ट बनूंगी और या मैं पेंटिंग्स करूंगी। लेकिन आपको पता है लाइफ में एक फेज़ आता है जब आप कहते हैं कि मुझे अब कुछ करना है। एज अ एसईओ मैनेजर और वो मुझे वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी। मुझे था कि मैं जब आप क्रिएटिव होते हैं तो फिर आपको उन चीज़ों में थोड़ा ज़रा वो जब तक आप अपने पैशन को परस्यू नहीं कर रहे होते यू डोंट फील सैटिस्फाइड एट ऑल। तो फिर इसी तरह बैठे बैठे मैंने कहा लेट्स ट्राई। मेरा दिल कर रहा था कि पेंट करें, तो मैंने पेंटिंग स्टार्ट की। और जब मैंने 1-2 पेंटिंग्स बनाई तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी उन्हें अप्रिशिएट किया और बहुत उन्हें पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी बना ले, तो उनके लिए बनाई। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वाई नॉट स्टार्ट इट एज योर करियर। तो बस फिर मैंने पेज बनाया अपना और फिर मैंने ये पेंटिंग स्टार्ट की। किस नाम से आपका पेज है सादिया? मेरा इंस्टाग्राम पे सादियाज आर्ट गैलरी। सादियाज आर्ट गैलरी, अच्छा, अगर वो आप शो कर सके, डिस्प्ले कर सके। बिल्कुल, मैंने इसलिए नाम पूछा, सादियाज आर्ट गैलरी इंस्टाग्राम। अच्छा सादिया, मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि आपने जब सीखा ना हो, आपको सिर्फ शौक हो, तो आप विद टाइम आपका स्किल पॉलिश हो रहा होता है और उसके लिए यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ एज वेल, ऑन योर आर्ट एज वेल। सो आपने कैसे अपनी आर्ट को पॉलिश किया विद टाइम? बिकॉज ऑब्वियसली जब आप खुद से बना रहे होते हैं तो शायद एक आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट चीज़ होती है, और जब आप लोगों के लिए बना रहे होते हैं इट्स अ डिफरेंट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वुड से कि ये नहीं था कि बहुत मेरा मतलब पॉलिश्ड पेंटिंग थी। तो विद टाइम इसमें आप एक लर्निंग फेज़ में भी से गुजरते हैं। मतलब मैंने फिर जब स्टार्ट किया उसके बाद मैंने बहुत से आर्टिस्ट के प्रॉपर ये तो अब बहुत काफ़ी हम लोग लकी हैं कि अब यूट्यूब पे सब अवेलेबल होता है। तो मैंने काफ़ी आर्टिस्ट के कोर्सेज़ वगैरह किए और फिर मैंने ऑनलाइन उनके ट्यूटोरियल्स लर्न किए। तो करते करते फिर नाउ आई एम एट दैट स्टेज कि मैं अब बना सकती हूँ कि आई कैन से कि हाँ मैं किसी के लिए बना सकती हूँ। क्योंकि स्टार्ट में आई वुड डू इट फॉर माई सेल्फ, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। ऑफ कोर्स किसी को आप जब पेंटिंग बना के देते हैं तो आप ऐसे नहीं दे सकते कि बस आप कहें कि ये आप अपने घर में लगा लें। तो फिर अब नाउ आई एम लाइक कि अभी भी मैं उस फेज़ में हूँ कि मैं अगर एक फॉर्म ऑफ आर्ट कर रही हूँ तो वो फिर मैं उससे बोर होकर मैं चेंज कर देती हूँ। मैं फिर जैसे अब एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके कुछ टाइम बाद फिर मुझे होता है कि अब मैं नेचर में कुछ बनाऊं। फिर उसके बाद होता है कि मैं अब कुछ इसी तरह ये वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ करूं। तो मतलब ये मेरा ये है कि मैं कहती हूँ लेट्स गिव इट अ ट्राई, हर एक चीज़ को थोड़ा ज़रा ट्राई करें। तो ये लवली। तो अब सादिया मुझे ये बताएं कि हर आर्टिस्ट का एक फोटो होता है, उसने अपने माइंड में एक हिडन, मुझे लगता है जो आर्टिस्ट जो भी काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ मैसेज ही दे रहा है किसी भी फॉर्म में। सो आपने अपनी पेंटिंग्स, अपनी आर्ट के थ्रू क्या चीज़ों को ज़्यादा फोकस रखा है? अभी आपने विमेन एम्पावरमेंट का भी जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा तो ये है कि आर्ट मेरे लिए एक नेचर से कनेक्ट होने का वो है। तो मतलब जैसे स्टार्ट मैंने किया था तो इट्स ऑल अबाउट कलर्स और नेचर से कनेक्ट होना। अब विद टाइम मुझे लग रहा है कि मैं कुछ करूं, तो इस वजह से मुझे अब मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जैसे अब ये पेंटिंग्स आप देख रही हैं, बिल्कुल
इस पे मैंने अब जैसे हमारे मुल्क में आपको पता है कि वुमेन की 52% से ज़्यादा आबादी है, तो वो फिर उसमें आपको पता है मेजॉरिटी को पता भी नहीं है अपने राइट्स का, और वो ना अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है। तो मुझे है कि मैं अब उन बच्चियों, जैसे पिछले दिनों मैंने अंडर प्रिविलेज बच्चियों के स्कूल में एक वर्कशॉप कराई थी, तो वो इतना, उनको मैं देखती थी वो इतना खुश हो रही थी और इतना पैशनेट फील कर रही थी जब ये चीज़ें बनाई, तो उनको फील हो रहा था कि जैसे उन्होंने कुछ कंप्लीट किया है। बिल्कुल, तो वो इनके लिए एक ये लर्निंग भी है ताकि वो आगे जाके ख़ुद मुख्तार हो सके। तो इसलिए मैंने इस पे भी काम अब स्टार्ट किया है कि ये वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा। तो सादिया भी आपने कहा वर्कशॉप आपने कंडक्ट कराई, तो आप इस तरह से सिखा भी रही हैं आर्ट को आगे? नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप ऑनलाइन कुछ करा रही हैं या आप कोई क्लासेस ले रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी बहुत अर्ली स्टेज है मेरे लिए, तो वो मैं करा नहीं ली। लेकिन मेरा अभी फ्यूचर में ये प्लान है कि मैं स्कूल्स में जाके बच्चियों को एटलीस्ट कराऊं, ताकि वो अपने आगे उनमें ये शऊर हो, उनमें ये पैशन हो कि वो कुछ कर सके। घर से ही अगर कुछ कर ले तो ये उनके लिए काफ़ी मेरा एक पार्ट होगा एज अ पाकिस्तानी कि मैं ये तो सादिया आपको कितना टाइम हुआ अभी ये पेंटिंग बनाने? अभी मेरे तो ये स्टार्ट अगर मैं करूं तो वो मेरा 6 to 7 years हो गए। अच्छा, okay. लेकिन ऑफ कोर्स स्टार्ट वाले 2-3 years को मैं काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि वो ज़रा आपको पॉलिश होने में भी टाइम लगता है। होता है, I'm sure. तो जो मेरा प्रोफेशनली वो स्टार्ट हुआ है तो मेरे ख्याल से 4 to 5 years में। लवली, तो हाउ इज द रिस्पांस सो फार? अभी जो आप लोगों को दे भी रही हैं बनाकर पेंटिंग्स या ऑनलाइन आपके पेज के ऊपर, हाउ इज द रिस्पांस? बहुत लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये दिस इज़ जस्ट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कर रही हूँ और ये कोई पसंद करेगा, आई डोंट नो, कोई ख़रीदेगा। लेकिन अब जब मैं ये पेज पे लगाती हूँ तो काफ़ी मुझे लोग ऑर्डर्स भी देते हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा देते हैं। लेकिन ये है कि आर्ट में आपको टाइम लगता है, और बीइंग अ मदर तो उसमें भी you are managing your family as yes, well, I have right? 3 sons माशाल्लाह, 3 माशाल्लाह। kids, तो उनको भी देखना पड़ता है साथ में, फिर ये तो थोड़ा सा ज़रा फिर टाइम का वो तो होता आपके है। बच्चे आपको देख के इंस्पायर होते हैं? बहुत इंस्पायर होते हैं। आज जब मैं आ रही थी तो वो इतना एक्साइटेड थे कि ये बहुत एक्साइटेड थे कि ये किस टाइम वो होगा, ये आप कैसे होंगी, ये वाली पेंटिंग आप लेके जाए, ये वाली लेके जाए। तो वो बहुत, इवन मेरा जो सबसे छोटा बेटा है 6 years का, तो वो मेरे साथ ही रूम में बैठ के पेंटिंग कर रहा होता है, और वो उसको भी इतना शौक है कि मतलब फिर वो जाहिर बात है कि अगर घर में मदर इस तरह का आर्ट कर रही है तो बच्चों के लिए तो उनमें आ ही जाता है समहाउ। तो सादिया, मुझे बताया आपने, जैसे आपने कहा कि आप मेहंदी लगाने से आपने स्टार्ट किया, अब आप लगाती है मेहंदी? अब कहती नहीं, अब मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं लगाती। अब आप यकीन करें कि इवन चांद रात पे अब मैं अपने लिए भी नहीं लगाती, क्योंकि टाइम ही, यही मैंने आपसे कहा है ना कि बच्चों के साथ आपको टाइम नहीं मिलता, और फिर जब मुझे टाइम मिलता है, यकीन करें पेंटिंग्स भी मैं जो है ना कि सुबह के टाइम पे अगर मैं कर सकूं कंप्लीट तो ठीक है, वरना उनके आने के बाद इवनिंग में फिर ज़ाहिर बात है उनको टाइम देना पड़ता है। और पेंटिंग के लिए आपको एक माइंड सेट चाहिए। yes. ये नहीं है कि आप इधर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उधर से, तो वो आप एक माइंड सेट से बना सकते हैं, अदरवाइज आप फिर फोकस नहीं कर सकते। तो सादिया, अभी तक का आपका फेवरेट आर्ट पीस कौन सा है जो आपको लगता है, वैसे हर आर्ट पीस आई ऑलवेज से कि आर्टिस्ट के दिल के करीब होते हैं, बट आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसा आपने कुछ पेंटिंग बनाई होती है जो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट है? ये जो फ्रंट में एक लगी है, मेरे आगे ये वाली जी, दिखाएं जी कौन सी वाली है, मुझे भी नजर आ जाए ताकि कैमरे में, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ। द ब्लू वन, जो ये बीच में जो, ठीक है, ब्लू वन। अच्छा, इसमें क्या है बेसिकली? इसमें ये जो ये पेंटिंग है ना, इसमें यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ वुमेनहुड। ओके। जिस तरीके से ये, जिसमें ये इसके फेदर्स, मतलब ये एक रेजिलिएंट, एक पैशनेट वुमेन जो कि शी नोज़ हाउ टू कैरी हर सेल्फ, शी नोज़ व्हाट शी वांट्स इन हर लाइफ। तो ये इवन दिस पेंटिंग, ये पेंटिंग जो है ये मैं अपने घर से उतार के लाई हूँ। अच्छा, ये मैंने अपने घर में, अपने लिविंग रूम में लगाई है। तो ये मुझे, मैं इससे बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ कि आप एक डेलिकेट भी होती है वुमेन, मतलब वो ये नहीं है कि बस वो कुछ करना ही चाहे, वो डेलिकेसी भी उनमें होती है, उसमें पावर भी होता है, फिर वो सेम अपने आप को पैशनेट भी होती है। तो इसमें मुझे वो सब नज़र आता है, इस वजह से मुझे ये बड़ी, मैंने अपने मेन लिविंग रूम में लगाई है कि ताकि ज़बरदस्त। अच्छा सादिया, आप बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, बहुत वर्सेटाइल काम है उनका, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। समहाउ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते
आते हैं, मुझे हैरानगी होती है एंड आई फील वेरी गुड अबाउट देम कि कितना डिफरेंट, कितना यूनिक काम कर रहे हैं एवरीवन। सो हर आर्टिस्ट का आई बिलीव कि अपना एक फोटे या जॉनरा होता है, बट एट द सेम टाइम डू यू थिंक कि ये अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं विद टाइम? बिल्कुल, काफ़ी, क्योंकि देखिए एक तो हमें प्लेटफॉर्म भी मिल गया, अब हम लोग ये सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर सकते हैं और दूसरा हम लर्न भी कर सकते हैं, घर बैठे हम काफ़ी लर्न कर रहे हैं। और तो लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि अब बहुत कंपटीशन आ गया, अब एक आर्टिस्ट का काम बिल्कुल डिफरेंट होगा, दूसरा होगा, तो वो आप कहेंगे कि ये कितना चेंज और कितना, मैं खुद जब देखती हूँ तो मैं कभी कभी हो जाती हूँ कि ये तो शी इज़ डूइंग सो गुड। एग्जैक्टली। और समटाइम्स वो आर्ट पीसेस देख के मैं कहती हूँ कि ये आइडिया आया कैसे होगा, यू नो, द क्रिएटिव, द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। तो फिर आप ये जो है ना, अब ये है कि अब आप, आई एम ऑलवेज इन लर्निंग फेज। गुड। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बस अब आर्टिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, अभी तो मैंने ये लर्न कर रहा है। जैसे अब राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन बोके लाइटिंग जो होती है, जो लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं, तो वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है। अब मैं उस पर काम कर रही हूँ, तो लेट्स सी कि ये, वही मैं कह रही हूँ कि ये लर्निंग फेज में आर्टिस्ट अब चल रहे होते हैं, तो लेट्स सी कि अब वो किस तरह होते हैं। आई एम श्योर। अच्छा, इन द एंड सादिया, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे यंग आर्टिस्ट होंगे, बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी जो अपने घर के साथ साथ, जैसे आपने बहुत लेट रियलाइज किया कि दिस इज योर पैशन, बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन नहीं होती है एंड दे फील, यू नो, एम्प्टी समहाउ, सैटिस्फाई फील नहीं कर रहे होते। सो एनीथिंग यू वांट टू से, दिस इज योर कैमरा, दिस वन। या अच्छा, मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ वेट ना करें। जैसे ही आपको लगे कि आप में ये एक क्रिएटिव साइड आपका है और आप में ये पोटेंशियल है, तो हम लोग मोस्टली थोड़ा ज़रा घबरा जाते हैं कि व्हाट इफ़ हमारा इसका कोई एंडिंग ना हो या कोई गुड रिजल्ट ना हो। तो प्लीज़ ये ना करें। फर्स्ट स्टेप ही जो आपका है ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो आपने घर बैठ के भी, अगर आपको लगे कि आप क्रिएटिव है, तो प्लीज़ आप बस सोचें नहीं और स्टेप लें और बिस्मिल्लाह करें। बाकी फिर आपके जो है ना, अल्लाह आपकी मदद करता है और फिर आपको इंशाल्लाह सक्सेस भी देगा और कामयाबी भी। लेकिन ये है कि हमें थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है, तो वो उस मोटिवेशन का आप वेट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आप में ये पोटेंशियल है, तो प्लीज़ स्टार्ट करें। आप घर बैठे स्टार्ट करें, अपना इंस्टा पेज बनाएं, फेसबुक पेज। अब तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस आ गई हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। लवली, लवली, थैंक यू वेरी मच सादिया, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो एंड आई मस्ट से कि आपका काम बहुत अच्छा है। योर किड्स आर सो प्राउड ऑफ यू, डेफिनेटली। और सादिया सलमान जी, सादियाज आर्ट गैलरी के नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इनका काम देखें, पसंद आता है, यू कैन, यू नो, जस्ट ऑर्डर योर पीसेस फ्रॉम देयर। और सादिया से हमने आपकी मुलाकात करी, मुझे ब्रेक लेनी है, कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं किचन में जाते जाते देख लूँ कि क्या हो रहा है सारा किचन में। अब हमारा जो कीमा है वो माशाल्लाह कुक हो रहा है, मतलब मैंने उसमें तमाम स्पाइस और सारी चीज़ें, अनियन, टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़ सब चॉप करके डाल दिए एंड कोकोनट क्रश, लेमन जूस। अब ये सब पक रहा है, तो विदिना कह लें कि 15 मिनट्स में ये इंशाल्लाह रेडी होगा। ठीक है, चले फिर जब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सारा से किचन में ही बात करेंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। थोड़ा सा हमने ब्रेक लंबी हो गई हमारी, लेकिन मीनवाइल किचन में हमारा खाना रेडी हो गया है। सारा हमारे साथ मौजूद है। सारा रेडी हो गया है? यस, बिल्कुल लास्ट में स्टेज पे इसकी हूँ। ठीक है, और हमें बता दें कि आपने जब इसको कुक किया है तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं आपने इसमें? स्पाइसेस कौन सा ऐड किया? इसमें मैंने जो है ना रेड चिली पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून, क्योंकि ये 1 kg की क्वांटिटी थी। इसमें आपने 1 टेबलस्पून ही सॉल्ट डालना और एज अ रिक्वायर्ड भी डाल सकते हैं जो थोड़ा तेज़ खाते हैं। उसके बाद आपने इसमें योगर्ट डालना है, लेमन जूस डालना है एंड देन इसके अंदर कोकोनट पाउडर देखिए मैंने स्टार्ट में भी डाला, ठीक है, एंड लास्ट में भी ये जा रहा है। लास्ट में भी डालेंगे जी। ओके, मैं अभी और फिर भी सारों को ये बात कही थी कि मैंने पहली दफ़ा किसी देसी खाने के अंदर कोकोनट का इस्तेमाल देखा है। सारा इसका नाम बाबरी कीमा क्यों है? बाबरी कीमा इसका इसलिए भी रखा गया है नाम कि ये जो था ना, हमारी एक बाबर मस्जिद याद होगा आपको इंडिया में, जिन्हें वो कर दिया गया,
उसके ऊपर ये बनाया गया था। वहाँ पे ना ये मुसलमान जो एक अक़लियत पाई जाती है, बिल्कुल सही, वहाँ पे वो ये इस फॉर्म के अंदर कीमा बनाते थे और छोटी छोटी चपातियाँ। अच्छा ओके। फिर मैंने इसमें बना के ना, इसमें मैंने जो वेरिएशन दी, मैंने इसमें लेमन जूस, थोड़ी सी कसूरी मेथी और पॉपी सीड डाल मतलब के आपने अपने थोड़े उसमें चीज़ें ऐड जी। की हैं। और वो फिर जब मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को ये खिलाया तो वो कहते कि मतलब हम आम कीमा भूल गए हैं जो हम खाते हैं ना, कभी दम कीमा और कभी हाँ, वो। बिल्कुल, हमारे तो कीमा की वैरायटी भी बड़ी ज़्यादा होती जी है। जी, खड़े प्याज वाला कीमा, खड़े दम का प्याज वाला कीमा। कीमा। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है जी, ये देखिए, ये रेडी है और इसकी मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। वाह भाई, एक छोटा सा ये प्यारा सा एक मेरा फूल है, फूल है, आपने टमाटो, जिंजर है, जिंजर, और And- गार्लिक भी है। ओके, नहीं सिर्फ जिंजर को सिर्फ शेडेड जिंजर डाला है, करके ओके। डालना है। और एक ये प्यारा सा मेरा फूल है। अरे वाह, जबरदस्ती। ये हो गई फाइनल प्रेजेंटेशन। सारा इस special प्लेट को आपके प्लीज उस लिए। तरफ। मैं कोकोनट वाला कीमा ट्राई करूंगी। ये देखें जी, इसको यहाँ पे आप रखेंगे तो कैमरा इसकी अच्छी सी खुश शक्ल किस्म का खाना भी आपको दिखा देगा। ये है हमारा बाबरी कीमा। सारा अकमल शेफ़ हमारे साथ मौजूद थी। सारा, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए आपके। और ये हम आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगी। और सारा का चूँकि ऑनलाइन भी सारा अपनी रेसिपीज़ बताती रहती है, शेयर करती रहती है, आप इनको भी फॉलो करके रेसिपीज़ जान सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। खानों का जिक्र हो रहा है तो कराची में बहुत सारी जहाँ अच्छी और यूनिक बातें, वहाँ उनका खाना भी है। और जो सी फूड है बड़ी स्पेशलिटी है कराची की। अब सबसे अच्छी खबर ये है, जो कराची में सी फूड के शौकीन अफराद हैं उनके लिए जो किमाड़ी है, उस बंदरगाह के करीब जो हुकूमत है उसने जो वहाँ पे फूड स्ट्रीट थी, सी फूड स्ट्रीट थी, उसको मुरम्मत करके, उसको रेनोवेट करके लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए खोल दिया है। उस स्ट्रीट के हवाले से हमारे जो नुमाइंदे हैं मोहम्मद कामरान, आप उनकी रिपोर्ट देखें और जानें। जी देखें, इस वक्त मैं पाकिस्तान के गेटवे किमाड़ी में मौजूद हूँ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सी फूड स्ट्रीट का यहाँ पे इफ्तिताह किया है। यहाँ पे न सिर्फ कराची से बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पे जो तफरीह मकामात है इसके लिए यहाँ पे ज़रूर आते हैं और यहाँ पे ख़ास तौर पे झींगा और मछली खाने के लिए लाजमी यहाँ का चक्कर लगाते हैं। यहाँ की जो माजी और यहाँ का जो हाल है इसके हवाले से यहाँ पे आज हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ का जो नक्शा यहाँ पे जो बदल कर रख दिया है, इस हवाले से लोगों की क्या राय है। सबसे पहले मैं कैमरामैन अपने मुतहिर से मैं कहूँगा आपको यहाँ का एक झलक, एक मंजर यहाँ का दिखाया। तो खूबसूरत छतरियों के साथ ये जो फूड स्ट्रीट है उसको सजा दिया गया है, खूबसूरत यहाँ पर लाइटिंग की गई है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो माहौल है, बड़ा बेहतर यहाँ पर बनाया गया है। माजी में यहाँ पे इसी जगह पे जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ मंशियात फरोश, मंशियात के आदी अफराद गंदगी, कचरा और सीवरेज के पानी के यहाँ पे होता था और लोग यहाँ पे जो आते थे वो एक बुरी यादों के साथ यहाँ से लौट जाते थे। मगर अब लोग यहाँ पे आएंगे तो एक बड़ा फ़र्क, एक बड़ा बदलाव यहाँ पे महसूस करेंगे और एक अच्छे माहौल में फैमिलीज़ के साथ न सिर्फ कराची से बल्कि पाकिस्तान से, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आएंगे और एक अच्छी यादें लेके यहाँ से जाएंगे। आज हम बात करेंगे किमाड़ी जो सी फूड स्ट्रीट है इसके हवाले से और यहाँ के बात करेंगे दुकानदारों से। ये जो नक्शा बदला है, ये जो बेहतरी आई है, इसके बाद यहाँ के जो मकामी जो ताजिर हैं उनके कारोबार में कितनी यहाँ पे फ़र्क पड़ा है, बेहतरी आई है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बेहतरीन, बिल्कुल। हम तो यहाँ दोस्तों के साथ भी आते हैं संडे सैटरडे की नाइट को। देखिए, ये गेटवे टू पाकिस्तान है, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है। जो सयाह आए हुए हैं शिप्स में आते हैं तो वो भी यहाँ पे फ़िश को एंजॉय करने आए हैं। कराची वाले देख रहे हैं कि वाकई मेयर के पास इख्तियारात है और उसकी एक टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह टाउन चेयरमैन और मेयर कराची हुमायूं खान और मुर्तज़ा वहाब साहब और हमारी पूरी टीम ने मिल के यहाँ जो एक सेवरेज का पानी होता था, टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी और इस स्ट्रीट पे आमदोरफ्त होती थी, वो सब उसका नक्शा बदल दिया है। मेयर साहब को शुक्रिया कि वो आए यहाँ हमारे पास फ़िश का है और मार्केट के हालात देखते हुए इन्होंने एक फूड स्ट्रीट का मंसूबा बनाया। जो बारिश होता था तो पानी भी बहुत, ये सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब था और लेडीज़ का, फैमिलीज़ का आना बहुत मुश्किल था। इससे पहले यहाँ पे आना हमारे लिए भी मुश्किल था। हम इन गलियों से जब आते थे, अंधेरा, कचरा, ट्रैफिक जाम, बहुत सारे इश्यूज जो होते थे, लेकिन अब काफ़ी बेहतरीन जो है वो नज़र में आ रही है कि कराची भर से लोग यहाँ पे सी फूड खाने के लिए आते हैं। और अब जो माहौल अभी इस वक्त नज़र आ रहा है, ये जो फूड स्ट्रीट जो का जिसका इफ्तिताह हुआ है, ये एक बहुत बेहतरीन काम किया है इन्होंने। ये सब माहीगीर जाते हैं, सुबह मच्छी पकड़ के लाते हैं, शाम को यहाँ ला के बेचते हैं और यहाँ ताज़ा मच्छी बिकती है। तो सीज़न भी नहीं शुरू हुआ है माशाल्लाह बनने से। देखें आप,
कि लोगों ही लोगों के सर ही सर आपको नज़र आएंगे। इसमें हम मुर्तज़ा वहाब साहब को क्रेडिट ज़्यादा देते हैं, उनकी बहुत मेहरबानी। सी फूड स्ट्रीट किमाड़ी के इफ्तिताह के बाद यहाँ की रौनकें अपने उरूज पर पहुँच चुकी हैं। शहरी यहाँ पे आएँ, झींगा और मछली खाएं, एक अच्छे बेहतरीन माहौल में कराची के माजी को बुलाकर अच्छी यादें यहाँ से लेके जाएं। कैमरामैन मुतहिर के हमरा मोहम्मद कामरान, पब्लिक न्यूज़ कराची। मोहम्मद कामरान की आपने ये रिपोर्ट देखी किमाड़ी के अंदर जी, ये सी फूड स्ट्रीट है जिसके हवाले से बता रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करनी है। मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रही होती हूँ। इनफैक्ट हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे लोग जो कि अच्छी डेजिग्नेशंस के ऊपर होते हैं, अच्छा एक्सपोजर होता है, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस से दो चार होते हैं। और वो चैलेंजेस क्यों होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान का अपना एक एक्सपर्टीज़ होती है, कुछ अपने काम में बेहतरीन होते हैं, लेकिन जब वो काम को एक्सप्लेन करना हो, डिलीवर करना हो, सो दे लैक समहाउ। बट ये कोई बुराई नहीं है। हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने स्किल को बेहतर करे, पॉलिश करे। और आज हमने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात करनी है। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि जी स्टेज फियर है उनको, समहाउ वो 10 लोगों के बीच में बैठ के इंटरेक्ट नहीं कर पाते, सोशलाइज नहीं कर पाते। तो आज हमने इस पे बात करनी है। डॉक्टर उम्मे हानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पब्लिक स्पीकर भी हैं, ट्रेनिंग्स भी देती हैं, वर्कशॉप्स भी कराती हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डॉक्टर उम्मे हानी, और समहाउ आई थिंक कि हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं सब लोग, बिकॉज हम हर एक से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन इतने काबिल लोग होते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। परफेक्टली यू आर राइट। एक्चुअली इधर मैं कुछ क्लियर कर दूं कि पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स ये 2 स्किल्स हैं, ठीक है, एंड दे ऑल आर लिंक्ड टुगेदर। आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है ये भी एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आप अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं जानते होंगे तो आप एक पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते, ठीक है, राइट। सो एज वी वर टॉकिंग ऑफलाइन के ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे लैक द स्किल, और इस वजह से वो अपनी एबिलिटीज को नरिश नहीं कर पाते। तो आपने अपनी एबिलिटीज को अगर नरिश करना है, सो फॉर दैट पर्पज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो आपका एक होता है प्रोफेशन और एक होता है पैशन। बिल्कुल ठीक। प्रोफेशन क्या है? यू हैव योर ओन डिग्री, आई हैव माई ओन MBBS ग्रेजुएशन, एवरीबडी हैज देयर प्रोफेशन, बट आपका जो स्किल होता है वो आपको पैशन देता है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग एक पैशन है, एंड आई वांट हमारी जो यूथ है दे शुड इनकलकेट दिस इन देयर सेल्फ दैट हमको ये स्किल सीखना है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपका भी स्किल है, स्किल भी है और आपका पैशन भी है, जो कि आप वर्कशॉप्स भी दे रही हैं, आप सिखा भी रही हैं। So tell us about your experience while training people. आप public जो communication skills हैं या public speaking है, जब आप लोगों को सिखा रही होती हैं, क्या challenges होते हैं लोगों को somehow? Because obviously with time हम चीज़ों को बेहतर तो कर सकते हैं ना उस पर काम करके। ओके, सो यहाँ पर ना 2 से 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिन पे आई वुड लाइक टू टॉक। वन इज़ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। एवरीवेयर एवरी टाइम यू नीड कॉन्फिडेंस, जिसके लिए हम एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ अवेयरनेस। तो हमें सेल्फ अफर्मेशन की ज़रूरत है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ लैकिंग इन आवर सोसाइटी, कॉन्फिडेंस। से इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वट यू आर डूइंग। Okay. मैं अगर डॉक्टर हूँ, आप एक एंकर हैं, यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, तो उस एक्सप्रेशन के लिए हमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और सेकेंडली ये है कि स्टेज फोबिया। मैक्सिमम मेरे पास जो यूथ आ रही है दैट बिलोंग्स टू 16 to 30 एज ग्रुप। तो ऐसा क्यों है कि इस एज ग्रुप में आपको स्टेज फोबिया हो रहा है? यू नो व्हाई दिस हैपनिंग? आप यकीन करें, जब बच्चा पैदा होता है ना, 5 to 6 ईयर्स की एज में पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है, कोई मेहमान आ गया जल्दी से कह देंगे बेटा नहीं नहीं ये नहीं लेना, यू नो। तो
इट मीन्स कि ये इनबॉर्न आपके अंदर एक लैकिंग पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं कि यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग। आप जितना अपने बच्चों को एक वैल्यूएबल हेल्दी एक्टिविटी से रोकोगे, सो डेफिनेटली जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा कि एक न्यूरल पाथवेज उसके इम्प्रिंट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये अगर मैं थोड़ा मेडिकली टर्म भी इस चीज़ को कनेक्ट करूं तो आप मेडिकली कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपके न्यूरल पाथवेज नहीं बनते, और इसलिए क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा नरिश हो रहा होता है तो उसमें ये टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है कि वो सोशल इंटरेक्शंस नहीं कर पाता है। ठीक है, एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई वुड लाइक टू टॉक इज हमारी स्क्रीन टाइम। क्या हो रहा है कि आज का बच्चा, आज का नौजवान स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज कर गया है। अब इससे क्या होता है, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिससे आप क्या कहते हो, जिससे आप कहते हो आपका जो हार्मोन है विच इज़ रिलेटेड टू जो एड्रेनालिन रश क्रिएट करता है और डोपामिन रिलीज करता है। तो ये डोपामिन क्या करता है, ये आपके ब्रेन को मैसेज देता है कि यू हैव टू सी द स्क्रीन मोर एंड मोर, एंड दैट इज व्हाई उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी बॉडी कॉर्टिसोल विच इज स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। बिल्कुल ठीक है। सो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसके लिए मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ एक जो जनरेशनल गैप है पेरेंट्स का, एक तो इसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स एंड योर स्टूडेंट्स or your teachers or everybody wherever they are working in the professional as well as the personal life, आपको इस स्किल पे बहुत काम करना है, नरिश करना है। स्टेज फोबिया को ठीक करें, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे है। बिल्कुल सही। सी इफ आई एम इंटरैक्टिंग टू यू, सो लुकिंग एट मी, सो यू हैव द वर्बल एज वेल एज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप मुझसे इंटरैक्ट कर रहे हो, आपके फेस एक्सप्रेशंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी हैंड मूवमेंट है, सो एवरीथिंग मेक्स यू द परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल पर्सन। एंड आप जो भी लाइफ में पैशन है आप उसको नरिश कीजिए, एंड दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल दैट एवरीवन हैज टू लर्न विद टाइम। आई एग्री। अच्छा डॉक्टर मेहानी, अभी आपने बच्चों की बात की है, अब ये जो घरों में हमारे आइडिया है जो आपने कहा, आई सो अग्री विद दैट कि हम बच्चों को जो कम्युनिकेशन सिखा भी रहे हैं, या तो उनको कह रहे हैं मेहमान आ रहे हैं आप कमरे में चले जाओ, और मैंने मोस्टली द ओनली चाइल्ड जो कि घर में सिर्फ एक बच्चा होता है, मैंने उसके साथ ये बड़ा स्ट्रगल होते हुए देखा है कि वो इतना आइसोलेटेड होता है। मेरी एक दोस्त की बेटी थी, आई रिमेंबर कि वो घर में एक वाहिद बच्ची थी, उसने बहुत लेट बोलना शुरू किया, उसने बहुत लेट लोगों से इंटरैक्ट करना शुरू किया। इवन अगर वो एलिवेटर में जा रही है तो अगर 4 लोग हैं तो शी विल से कि नहीं, जब तक ये एलिवेटर खाली नहीं होगी आई वोंट गो, यू नो दैट। वो इतना आइसोलेटेड थी और वो अपने एक शेल के अंदर थी, और उसकी एक रीज़न ये थी कि उसके पेरेंट्स ने उसको कभी सोशल इतना ज़्यादा किया नहीं। वो घर पे खेल रही है अपने टॉय से, खुद कलामी करी, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ किड। और उसको लेट जाके उसकी जो स्पीच थेरेपी करानी पड़ी, दे हैड टू, यू नो। सो दिस इज द बेसिक इशू जो मुझे लगता है चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली ये आपके अंदर इम्प्रिंटेड। देखें, जो मैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात कर रही हूँ, I would always say that it is not an inborn talent. ठीक है, you can learn with the society. You can learn with different coaches and trainers. ठीक है, तो ये जो isolation की आपने बात की है, you know, there is a one great factor which I realized in my surroundings कि हमारे parents या हमारे जो लोग हैं जो करीब, जो कि आजकल बिकॉज प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में है तो दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वो वर्किंग पेरेंट्स। अब उस वर्किंग पेरेंट्स का एक अफेक्ट आ रहा है आपके बच्चे पर। ठीक है, अफेक्ट क्या आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर चाइल्ड। तो अब वो आपने किसके पास भेजा, आपने नानीज के पास भेज दिया। ठीक है, आपने हाउस हेल्प्स के पास भेज दिया, आपने कहा मेरे बच्चे को संभाल लो। सो एट दैट टाइम नाउ व्हाट इट इज हैपनिंग कि उसने जो पेरेंट्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना था, जो कम्युनिकेशन करनी थी, वो तो हो ही नहीं पाई। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आज जब हम सोशल एंजाइटी की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज द मेजर रीजन? द मेजर रीजन इज द आइसोलेशन, द लॉट ऑफ the time that the child is spending on his or her phone. And why is spending that time? Because you are not interacting, you are not giving your time. So अच्छा, अब हम इस पे बहुत सारे मैंने प्रोफेशनल्स में भी देखा है डॉक्टर मेहानी के, दे स्ट्रगल अ लॉट।
बिकॉज आई गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल और मुझे लगता है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मेरे पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि मुझे इतनी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. बट समहाउ आई फील कि यहाँ पे अगर कोई बहुत ज़बरदस्त उसने लाइफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग वो चैलेंज, इसको ओवर टाइम आप कैसे पॉलिश कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, जो आप अपनी वर्कशॉप्स में भी लोगों को बताती हैं? मेरे वर्कशॉप्स हो रही हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन. स्पेशली आई एम वर्किंग विद फॉरेन क्लाइंट्स, लेकिन अब आई एम ट्राइंग कि यार एशियंस को ये ज़रूरत है, इस स्किल की ज़रूरत है. तो इसके लिए वर्कशॉप्स क्या होती हैं, इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड इन वन डे, राइट? इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स. आपको 1 to 2 months लगते हैं अपने आप को नरिश करने में. तो इसमें हम ना डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग को डिफरेंट रखते हैं, ठीक है? पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल्स रखनी है जिसके 7 कंपोनेंट्स हैं. आप उनको सीखो. वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी एक्टिव लिसनिंग हो गई, उसके अलावा आपके गेस्चर्स वगैरह हो गए. दीज ऑल आर 7 कंपोनेंट्स. आप जैसे मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मुझे फीडबैक कैसे लेना है, हाउ यू आर गोइंग टू टेक अ वैल्यूएबल फीडबैक, ये सब कुछ आपका कम्युनिकेशन में आता है. फिर आप इसको लिंक कर दोगे पब्लिक स्पीकिंग के साथ. पब्लिक स्पीकिंग में हमारे पास आ जाएगा कि वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने यूज की हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्टेज पे आते हो ना, आपकी बॉडी में एक एक्सेसिव एड्रेनालिन रश होता है, राइट? यू हैव 2 states, आइदर फाइट और फ्लाइट. कुछ लोग मेजरली आपकी 90% पॉपुलेशन फ्लाइट करती है. दे अबेंडन देमसेल्फ, दे जस्ट, सॉरी टू से बट एक वर्ड होता है कोवर्ड, कि वो फिर लोग उनको बुज़दिल कहते हैं कि यार ये तो परफॉर्म ही नहीं कर पाया. और दूसरी तरफ हमारे पास वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि फाइट कर रहे हैं. यू आर हेयर डूइंग दिस शो फॉर द रियली लॉन्ग टाइम. क्यों कर रही हैं आप? बिकॉज यू आर फाइटिंग टू द स्टेज. आप उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. तो आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, आप देखें आपके जो सेल्स पर्सन होते हैं उन्होंने अपनी पिच प्रेजेंट करनी होती है, या आप फर्स्ट टाइम आप किसी इंटरव्यू में गई होंगे, आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होगा. तो हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज अ रियली मेजर रोल. और हम अच्छा, अब मुझे ये भी एक सवाल करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट रियलाइज कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें इस पे काम करना है, बिकॉज ये उनके लिए बहुत सेकेंडरी मैटर है कि अच्छा ठीक है हम तो अपना काम करें ना, हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतनी मेहनत करें और बोलना सीखें, हमने कौन सा टीवी पे जाना है. लेकिन समहाउ आपने सोशली भी तो इंटरेक्ट करना है ना, मतलब टीवी पे बोलना या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलना वो चले आपके लिए सेकेंडली, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इंटरेक्ट सोशली एज वेल, राइट? कुछ लोग तो सोशली इतने ऑकवर्ड होते हैं कि दे डोंट इवन रियलाइज के वो ऑकवर्डनेस में दे डू समथिंग रियली वियर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, यहाँ पे ना मैं आपकी ऑकवर्डनेस से रिलेटेड एक और बात करूँगी. आई वुड लाइक टू ऐड कि आपकी जो प्रेजेंटेशन और आपकी जो ब्यूटी होती है, जिससे आप खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हो, माशाल्लाह यू आर सो प्रिटी, माशाल्लाह. सो आई वुड लाइक टू गिव दिस कॉम्प्लीमेंट टू यू एंड टू ऑल द लेडीज़ एंड द जेंट्स. आप बाहर निकलो. सोशल इंटरेक्शन का पहला रूल है present yourself valuably. क्योंकि आपसे कोई बात करे, सी वंस आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू, मेरी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बाद में है. सबसे पहली मेरी क्या है? नॉन वर्बल, माई प्रेजेंटेशन, हाउ आई एंटर्ड, हाउ आई एम गोइंग टू सिट, हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, हाउ आई एम गोइंग टू हैव अ गेस्चर्स. तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और ये जो इसमें ना एक कोटेशन मैं कोट करूंगी, ऐसा कहा जाता है कि 20% होते हैं जो सिर्फ बोलने पे काम करते हैं, लेकिन 80% इस बात पे काम करते हैं कि हाउ वी हैव टू फील व्हाइल वी आर टॉकिंग. तो जो आप फीलिंग्स अटैच करते हो अपनी टॉक के साथ, वो बहुत ज़रूरी है. और वो सोशल इंटरेक्शन में मैक्सिमम ज़रूरी है. और सोशल इंटरेक्शंस जितनी हो सके करें, अपने सर्कल को बढ़ाएं, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ हाउ यू ग्रूम योर अपकमिंग जनरेशन. जो मैं लोगों को सिर्फ एक बात कहती हूँ, जब आप ज़िंदगी में आए हो, आइदर यू हैव द टाइम ऑफ द 70 और द 80 years, so mark the name for your children, mark the name for yourself. Absolutely, I so agree with that, and I believe कि हम जहाँ पे ये सब बात करें, एट द सेम टाइम हम हमेशा कहते हैं कि ट्रैवलिंग जो है वो आपको बड़ा एक्सपोजर देती है समहाउ. उसमें भी बहुत सारी रीजंस आई बिलीव कि आप इतने डिफरेंट डाइवर्स किस्म के लोगों से, कल्चर से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो आपको समहाउ आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है. For sure. तो डू यू एग्री विद दैट? इस पे लास्ट कमेंट आई रियली वांट कि आप ऐड करो. या श्योर.
जो आपकी ट्रैवलिंग होती है, आई वुड से यू कि एवरी ईयर फॉर 1 to 2 times आई मेड श्योर दैट आई ट्रैवल। ओके, ठीक है, व्हाई आई मेक श्योर, बिकॉज आप ट्रैवलिंग से अपनी सोशल इंटरेक्शंस बढ़ा रहे हो। Okay, if I'm speaking with English people, or if I'm speaking with the Chinese people, if I'm speaking with all different nations, so I would have that concept कि यार मैंने बात कैसे करनी है, मैंने लोगों को पढ़ना कैसे है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड कर दूँ कि आप जो मेजर चीज़ आप लोगों से इंटरेक्ट करके फॉरेनर्स से जो सीखते हो, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। या वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी ज़रूरी और अच्छी बात आपने की कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी बड़ा ज़रूरी है टू इंटरैक्ट एंड टू सोशली इंटरैक्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उम्मे हानी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर उम्मे हानी हमारे साथ मौजूद थी जी। ये खुद भी पब्लिक स्पीकिंग करती हैं और साथ साथ वर्कशॉप्स भी देती है। और आज हमने जिस टॉपिक पे बात की है बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद टाइम वी नीड टू रियलाइज एंड लर्न कि सोशली इंटरैक्ट करना, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हर फील्ड के लोगों के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए, बात करेंगे कुछ गज़ा के हवाले से, जिसमें इजरायली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इजरायली जारियत के ताज़ा तरीन वाक़यात में 8 अफराद पर मुश्तमिल एक ही फ़लस्तीनी ख़ानदान समेत 46 मासूम जानें लुक़्मा अजल बनी हैं, जबकि 2 रोज़ कबल अल जज़ीरा के बहुत ही बेबाक सहाफ़ी अनस अल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस तरह इजरायली बमबारी में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 237 हो गई है, जो इस जंग में सच की आवाज़ को खामोश करने का एक दिल दहला देने वाली कोशिश है। दूसरी जानिब गज़ा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने पर दुनिया भर में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ी है। इस्तांबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले, इजरायली बर्बरियत के खात्मे और फौरी जंग बंदी का भी मुतालबा किया। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। बरतानिया और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। और भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करना ये कैसा वाक़या है, और जिस तरह से हम वहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं, दिल जो कसम से ऐसे हो रहा है कि क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। सादिया सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। पहले तो मैं जो जर्नलिस्ट है अनस अल शरीफ, उनके हवाले से आप कमेंट चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हों, हमारे जर्नलिस्ट हों, रिपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से जिस सूरत हाल के अंदर वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है। 237 सहाफ़ियों का शहीद हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। लेकिन जब भी आप अर्मिला बुलाती हैं तो इस तरह के मौके पर इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ ह्यूमन, और इस चीज़ पे बात करने के लिए अल्फाज कम होते हैं। आपने ज़िक्र किया सहाफ़ियों का, तो ये पहली बार है कि इतनी ज़्यादा तादाद में 237, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग नंबर ऑफ जर्नलिस्ट। और साफ लग रहा है, साफ जाहिर हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि जो सच की आवाज़ है, कि किस तरह से आपने स्टावेशन का जिक्र किया, भूख का जिक्र किया, आपने जुल्म व बर्बरियत का जिक्र किया। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हमारे सामने आई इन्हीं सहाफ़ियों की बदौलत, जहाँ पर ख़वातीन लाइन में लगी अपने बच्चों के लिए किसी तरह कुछ खाना लेके जाने के लिए, एंड दे आर बीइंग बम्बार्डेड, राइट। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए ऐसे लगता है जैसे एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा इन सहाफ़ियों को टारगेट किया गया है। और कल मुझे इत्तफ़ाक हुआ इन सहाफ़ियों में से कुछ की फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ देखने का, तो उनके सब्र को देख के और जिस तरह से वो इस चीज़ के ऊपर उनकी वाइफ ने बात की, वन ऑफ द जर्नलिस्ट, एंड इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज डिलिबरेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की तो हम बात करते हैं, लेकिन बाकायदा एक सफ़ाकाना तरीके से उनकी जान ले लेना सिर्फ इसलिए कि वो साइड ऑफ द स्टोरी दिखा रहे हैं जिसको बहुत बड़ी एक ताकत जो है वो किसी तरह से सप्रेस करना चाह रही है, एंड दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड आउट राइटली, एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। और जो बात आपने कही है तो उसको अगर हम किसी भी तनाजु में तोल लें, चाहे हम
ह्यूमन राइट्स की बात करें, हम आज़ादी राय की बात करें, आज़ादी सहाफ़त की बात करें, उन सब जो तराजू हैं या पैमाने हैं, उसके ऊपर ये बात बड़े क्लियरली वाज़ेह होती है कि किस तरह से एक आवाज़ को दबाया जा रहा है ताकि वो साइड ऑफ द स्टोरी पता ना चले, वो जुल्म व बर्बरियत दिखाई ना दे जो एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। सादिया, ये जो आप बात कर रही हैं, ये सहाफ़ियों की बात तो एक तरफ है ही है, जिस पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इस चीज़ को खामोश कराने की कोशिश की जा रही है ताकि हकीकत ना पहुँचे। लेकिन आई एम श्योर कि जो दुनिया देख रही है, जिस तरह भी हम कनाडा और दीगर ममालिक का जिक्र भी करें, ऑस्ट्रेलिया का मैंने जिक्र किया, लोग एहतजाज कर रहे हैं और जाहिर है ये वो ममालिक हैं जो कि ह्यूमैनिटी के हवाले से बड़े अलम बुलंद करते आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समहाउ ये जो मनाजिर हम देख भी रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एहतजाज रिकॉर्ड कराना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे जायज़ भी हैं और ज़रूरी भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक्शन इज़ बीइंग रिक्वायर्ड, राइट। हम किसी भी तरह की सूरत हाल को वहाँ पे डेवलप होता नहीं देख रहे हैं। जो अब हमने भूख वाला मामला गज़ा के अंदर देखा है और जो बच्चों की हालतें हैं, ख़वातीन प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वहाँ पर, और जहाँ पे ख़वातीन को बड़े इश्यूज़ हैं, ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। और इस पर क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? देखिए, आपने सही कहा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अलार्मिंग। हम एक ऐसे जनरेशन का हिस्सा हैं जहाँ पर हम एआई की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, हमारे पास बड़े बड़े जागन हैं। आपने जिन ममालिक का जिक्र किया, वहाँ से ये सारी टर्म्स आती हैं, उसके बाद उनकी एम्प्लीफिकेशन होती है, ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इट्स बीन 2 years एंड वी आर विटनेसिंग कि किस तरह से एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड हो रहा है, एंड वी आर विटनेसिंग कि किस तरह से स्टार्वेशन पे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, और मतलब आई डोंट नो इफ़ इट्स पॉसिबल कि मैं एक स्टेट चैनल पे बैठ के इस तरह की उस चीज़ को एलैबोरेट नहीं कर सकते, वो व्यूज़ हम देख नहीं सकते। इसके बावजूद अनफॉर्चुनेट ये है कि उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल मेजर्स हमें बेसिकली देखने को न, yes there is condemnation, yes there is human rights watch, there is this that United Nations, everything, protests हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं, एक्स पे बड़ी बड़ी स्पेसेस हो रही हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे डू वी सी एनी प्रैक्टिकल measures? No. Every single day when I read my bulletin, I have to read इतने लोग शहीद हो गए। और somehow मैंने देखा है कि जो ग्लोबल insensitivity है towards this, it's just increasing। जब तक प्रैक्टिकल कोई मेजर नहीं उठाया जाएगा, वो जाहिर है कि बड़े ममालिक की, वो कहा जाता है आईआर में कि नेशन स्टेट्स जो हैं वो अपना बेनिफिट देखती हैं। ओके फाइन, तो यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट है, पॉलिटिकल बेनिफिट है जो देखा जा रहा है माजरत के साथ, और एग्जैक्टली ये नहीं देखा जा रहा कि उसकी रिपरकशंस क्या हो रही हैं आने वाले दिनों में। और हिस्ट्री हमने देखी है कि जब भी कभी कुछ ऐसा होता है, उसके 20 साल बाद, 30 साल बाद, 100 साल बाद बहुत कंडेमनेशन होती है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, बट राइट देन व्हेन इट्स हैपनिंग and it's not being stopped, I think it's a big question mark on our collective conscience of, as you know, complete humanity and द सुपर पावर्स। जैसे कि मैंने कहा कि एडवांसमेंट इतनी तरक्की हो गई है, एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, एआई की बात, ये बात, वो बात, रोबोटिक्स एंड यू नो नेम इट, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे जो ह्यूमन है, उसका जो एक एसेंस है, जो उसका सोल है, जो उसकी एम्पैथी होनी चाहिए, जो उसका कंसर्न होना चाहिए, वो हमें उसके प्रैक्टिकल। और आप कह रही हैं कि क्या होना चाहिए, आई डोंट थिंक पर्सनली कि देयर इज दिस एनी वर्ड विच कैन डू जस्टिस। बेसिकली प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल इकदामात करने पड़ेंगे, लाइक उनकी जो प्रोविजन है आर्म्स एंड एमुनिशन के हवाले से, या जो उनका एक मुआशी बॉयकॉट जिसको करना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात है, इट्स अबाउट द सुपर पावर्स टू डिसाइड विल दे लेट इट गो like this, or they are, and unfortunately let me just say this thing, very unfortunate कि जो कमज़ोर ममालिक हैं दुनिया के, उनके ऊपर within seconds sanctions भी लग जाती हैं, उनके लिए बहुत बड़े बड़े statements भी आ जाते हैं, and they are being pressurized economically, diplomatically and what not,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस तरह के हमें प्रैक्टिकल मेजर्स अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहे। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि पैलेस्टाइन की स्टेट को अब बहुत सारे बड़े ममालिक ने तस्लीम किया है, एंड मे बी जस्ट मे बी इफ़ देर इज़ दिस थिंग इट्स कंटिन्यूइंग, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि द ग्लोबल एलीट कैन एक्चुअली प्रेशराइज इजराइल कि वो यहाँ पर इस जेनोसाइड को इमीडिएटली स्टॉप करें। एंड बाय इमीडिएट मीन्स राइट देन, एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्पीक, बिकॉज अगर कल मैंने खबर पढ़नी और अल्लाह ना करे मैंने इतने लोगों की शहादत बतानी है, तो वो इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं शायद कहीं और ही होगी। So we really need to do it, you know, the whole world. You are so right, सादिया। और यही बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब मैं जब सोशल मीडिया या ट्विटर या कोई भी ऐसी वेबसाइट भी देख रही होती हूँ, मेरे सामने विजुअल्स आते हैं। आप वो विजुअल्स को 4-5 सेकंड से ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, और मुझे वो स्क्रॉल अप करना पड़ता है somehow, because I can't इमेजिन और सी सच कंटेंट। तो जो लोग इस चीज़ को लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे शहीद होते हुए देखे हैं, जिन्होंने अपने भाइयों को शहीद होते हुए देखा है, आई एम श्योर के वी कांट इवन इमेजिन कि क्या गुजर रही है वहाँ लोगों पे। हम पैलेस्टाइन की स्टेट को तस्लीम कर रहे हैं, जो ममालिक कर रहे हैं, लेकिन वही बात है सादिया कि जब तक ये सुपर पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉप नहीं करती इज़राइल को सपोर्ट करना, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि जो जेनोसाइड 2 साल से जारी है, बल्कि इससे कहीं पहले से, ये कैसे ख़त्म होगा? बिकॉज़ ये शहादतें होती रहेंगी, आप और मैं बैठकर यहाँ बात करते रहेंगे, लेकिन जब तक इज़राइल को इन ममालिक की सपोर्ट रहेगी वो ये करता रहेगा। और इसको रोकने के लिए जितनी करारदादें हम बात कर लें, जितनी हम पिटिशंस दे दें, कोई असर नहीं हो रहा है। Yes, you're right. और this is very unfortunate when we are talking about, आपने बर्बरियत की बात की, तो आपने ये भी बात की कि 2023 से पहले, तो you are absolutely right. I remember कि we launched a very aggressive campaign on X back there in I think 2015-16, तकरीबन 10 साल पहले भी, क्योंकि इस तरह का एक डेवलप हुआ था, और उस वक्त बहुत सारे वॉर क्राइम्स भी हुए थे जो अभी भी हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गैसेस का इस्तेमाल हुआ था अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो कि दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड, बट दे वर यूज्ड। तो इट्स नॉट जस्ट टुडे, It didn't start today, but the problem again is वही वाली बात है जिसके ऊपर कि एक collective effort की ज़रूरत है। We live in a world where unfortunately might is right, हम वो देख रहे हैं और हमारी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। So much so कि अगर लोगों के जो aid के containers हैं, because you, me and many people from Pakistan और rest of the world, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि वो aid पहुँचाएं, चाहे वो खाने के हवाले से हो, चाहे वो और, लेकिन very unfortunate कि I have seen the videos जहाँ पर उस पानी को ज़ाया कर दिया जा रहा है, या जहाँ पर वो खाना पहुँचने नहीं दिया जा रहा, या जहाँ पर अगर लोग लाइन में लगे हैं और God knows कि वो what are they able to cook and eat, या हॉस्पिटल्स बॉम्ब हो रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि एट दिस वेरी मोमेंट, डिस्पाइट बीइंग एन IR स्टूडेंट, डिस्पाइट बीइंग कि हम लोग सारा वक्त इस पे बात करते हैं, आप अपने चैनल पे करती हैं, हम अपने उस पे करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक एक कलेक्टिव एफर्ट उसके ऊपर नहीं आएगी, जब तक एक ग्लोबल प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली वी मे विटनेस नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, मतलब वो कहते हैं ना कि मेरे मुंह में खाक के, आई डोंट नो, इट मे कंटिन्यू बिकॉज इट्स फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स अपेरेंटली। अभी वही आपकी बात है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट आई वोंट से कि ये कोई कम एफर्ट है, इट इज़ एन एफर्ट, एटलीस्ट वी आर डूइंग व्हाट वी कैन डू, बट एट द सेम पॉइंट अगर उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और एक बच्चा शहीद हो रहा है, या एक खातून जो अभी अपने फैमिली वे में है एंड शी इज बीइंग मर्डर्ड, या एक हस्बैंड जो है वो अपने बच्चों के लिए, वी ऑल हैव दोज लाइव्स जिसमें हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। बहुत दफा लोग कहते हैं इमोशन की बात नहीं, बिल्कुल इमोशन की बात है। थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट द कैमरामैन हियर, हिज फैमिली, थिंक अबाउट माय फैमिली। अगर हम सारे इंडिविजुअली अपने बारे में सोचें और एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखें, तो मेरा ख्याल है वील अंडरस्टैंड कि इमोशन क्यों जरूरी है और वो कलेक्टिव प्रेशर क्यों जरूरी है ग्लोबल पावर्स पे। और मेरा ख्याल है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो
हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उनकी स्टेटमेंट्स ने कैटेगोरिकली इस पे बात की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की गई है। और बहुत सारी जगहों पे अगर हम एड की बात करें, पाकिस्तान हैड बीन अ पार्ट ऑफ इट, वी आर ट्राइंग, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल पावर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड, they need to understand the severity of the situation, because this at the end of the day cannot be stopped until they keep on supporting them. जब तक वो उनको support करते हैं, जब तक उनको weapons provide करते हैं, ये possible नहीं है कि आप जाकर एक मौशी boycott, that's inevitably important. very important. ठीक हो गया। Thank you very much सादिया, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सादिया सितार, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, इस वक्त गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बात कर रही थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक जी, क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि पाकिस्तान ने तारीख रकम की है। हमने नहीं की है, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज़ ने किया, हमने उनकी हेल्प की है कि वो 34 इयर्स के बाद अपनी सरजमीन पे पाकिस्तान को हराए। 3 ODI मैचेस की सीरीज़ थी और जिसका जो इख्तिताम पजीर हुआ, कुछ समझ नहीं आई कैसे हुआ और क्यों हुआ। इतना हमने बुरा खेला या वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छा खेला, इस पे ज़रा हम तज्जिया ले लेते हैं। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाकिर, बहुत शुक्रिया कि आपने वो वक्त दिया। मैच आपने भी देखा, मैंने भी थोड़ा सा देखा, क्योंकि मैं तो बड़ी होपलेस हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया देखना। तो आप बताएं, आपने पूरा मैच देखा और आपने जो देखा, क्या वो आप अहवाल बता सकते हैं हमारे देखने वालों को? बहुत शुक्रिया अर्मला। यकीनन आज कोई अच्छा दिन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करने के लिए, और बिल्कुल भी आपने कहा कि होपलेस, तो होपलेस से पहले हम ये शेमलेस, ये बिल्कुल हेल्पलेस सी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट की। और बुरी बात यह है कि होपलेस, क्योंकि हम वन स्पोर्ट्स नेशन है, क्रिकेट ही हमारा, और क्रिकेट से भी हमारी अगर होप इस तरह की परफॉर्मेंस यकीनन टूटेगी तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस तरह आपने कहा कि हम 34 साल बाद ये जो है वो सीरीज हमसे जीते, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस टीम में खेलने वाला कोई प्लेयर भी 34 साल का नहीं है, और ये पैदा भी नहीं हुए थे जब आखिरी बार हम वेस्ट इंडीज से आ रहे थे। और सारे प्लेयर जो है वो ये एक तमगा जो है हमें इन्होंने अपने गले में डाला। मेरा ख्याल है कि इस सीरीज में जब पाकिस्तान जा रहा था तो पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 4 पे था और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड नंबर 10 टीम है वनडे रैंकिंग की, और जिस तरह से उन्होंने हमें घर में बिल्कुल घेर के मारा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि यही क्रिकेट टीम जो पिछले कुछ दिनों पहले हम ऑस्ट्रेलिया में जाके इतने अरसे बाद आते हैं, फिर वहां से हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहां जाकर साउथ अफ्रीका को हराते हैं, इस टीम को हो क्या जाता है? इसकी यानी ये जो रोज की ऑपरेशन है, रोज की जो इसके अंदर सर्जरीज हो रही हैं, रोज कैप्टन, सिलेक्शन कमेटी, बोर्ड्स चेंज हो रहे हैं, उनका वो जो आफ्टर शॉक्स है ना उन ज़िलज़िलों के, वो अभी तक इस टीम से जा नहीं रहे। हम रोज एक नई तारीख रकम करते हैं। हमारा वो जो कब्रिस्तान है ना, जिसके अंदर हमने शर्मनाक कस्तों की कब्रें हैं, वो कब्रिस्तान हमारा फैलता जा रहा है। हम USA से आ रहे हैं, हम जो है वो जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, अब हम जाके वेस्ट इंडीज से भी आ रहे हैं। वो टीम जो अभी उनका भी जो देखा ना, वो टीम भी अभी ग्रेजुअली अपने आप को रीबिल्ड कर रही है वेस्ट इंडीज की टीम, और उसके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस इस तरह की मेरी समझ से बाहर है। एक स्टार स्टडीड टीम है हमारे वो प्लेयर जो 200 मैच खेल चुके हैं, बाबर आजम, रिजवान, ना उनकी कैप्टनसी में हमें कुछ चार्म नजर आ रहा है, ना कि फाइट बैक नजर आ रहा है। अब एक ऐसी टीम में मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि बाबर आजम जिसकी शायद जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही है क्रिकेट की कि उसको जो है वो द ग्रेट कोहली के साथ कंपेयर किया गया। उसके अलावा उसके साथ वो 72 इनिंग्स हो गई है। मतलब आखिरी दफा उसने सेंचुरी नेपाल के खिलाफ बनाई थी जी। अब इतना बड़ा प्लेयर है, मुसलसल हम मौके भी दे रहे हैं उसको, हम एज अ स्टार भी प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी हम जो है वो ग्लैमर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो काम उसने करना है, जो बल्ले से परफॉर्म करना है, कल वो 72वीं इनिंग्स में सिर्फ 91 रन शॉर्ट थे उनकी सेंचुरी से, वो भी नहीं कर सके। इस पूरी सीरीज में वो 50-55 रन बना सके हैं सारे। अब जिनके गिर्द ये क्रिकेट घूमती है हमारी क्रिकेट टीम की, उनका ये हाल है, तो हम नए लड़कों पे क्या बोल रहे वैसे आज आपकी बात सुन के ना, क्योंकि आप नहायत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं और आपसे जब भी मेरी बात होती है आप क्रिकेट पे बड़ी अच्छी और आप बड़े होपफुल नज़र आते हैं, लेकिन आज आप भी बड़े होपलेस नज़र आ रहे हैं। तो आई बिलीव
कि वाकई ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान का इतना होपलेस होना ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है समहाउ, बिकॉज एट द सेम टाइम शाकिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जिनको हम बैक कर रहे हैं और मुसलसल बैक करे जा रहे हैं, हम उनके ऊपर रिलाई करते हैं, हम उनको रेस्ट देकर दोबारा से टीम में लाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो इस सारे अरसे के अंदर वो कम बैक करेंगे, क्योंकि ये वही टीम है वेस्ट इंडीज़ जिसको हम अपने मुकाबले में बहुत बेहतर देख रहे हैं। हमने उनकी रैंकिंग इम्प्रूव कर दी, हमने उनके लिए रिकॉर्ड बना दिया, हमने उनको हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका दे दिया। ये हम क्या कर रहे हैं क्रिकेट के साथ, और ये बात आपकी मैं ज़रूर आपसे इस पे कमेंट चाहूँगी कि ये जो मुसलसल हमने चंद प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करना शुरू किया है और हम उनको बैक करे जा रहे हैं, ये हमारी क्रिकेट के लिए डू यू थिंक कि ठीक डिसीजंस हम ले रहे हैं? देखिए रमला, मैं ओपलेस आपको आपने स्टार्ट में ये बात की और मैं आपने क्रिकेट मैच देखना उस वक्त कह दिया छोड़ दिया, तो मैं इसलिए इस तरह के सेंटिमेंट मेरे अंदर से निकल रहे हैं कि हम अब एशिया कप में जा रहे हैं और कौम ये बात कर रही है, क्रिकेट फैन ये बात कर रहे हैं कि हम इंडिया से जीतेंगे, इंडिया हमसे जीतेगा। इस परफॉर्मेंस के बाद तो हमें टेंशन हो गया कि ओमान की टीम भी आ रही है और कहीं उससे हम ना हार जाएं। हम ये क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट इन पाकिस्तान, क्रिकेट इज इमोशन देन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। इमोशनली लोग जुड़े हुए हैं। एक ही तो चीज है इस कौम के पास जो इस कौम को जोड़ देती है, जिसको चार्ज करती है, और यही चीज अब हमें बिठा रही है। हमारा जो है ना, ये इमोशंस का कत्लेआम कर रहे हैं लड़के। यकीन मानिए, इनको जितना स्पोर्ट हमने किया, इस कौम ने किया, अब नए लड़के आ रहे हैं। जिस तरह T20 में एक नया ब्लड हम लेके आए तो उसने परफॉर्म करना शुरू किया है। अब हमें इन स्टार्स ने, बाबर ने, रिजवान ने, शाहीन ने, इन्होंने हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि वनडे क्रिकेट में भी अब उन नए लड़कों को मौके दें। हमें लगता है कि हमें अब ऊपर आकर कामरान गुलाम को वापस लाके बाबर आजम को बाहर बिठाना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमें शायद साया में उनकी जगह दोबारा साहबजादा फरहान जो टन्स ऑफ रन्स कर रहा है, जो अच्छी फॉर्म में, उसको अब वनडे में भी हमें ट्राई करना पड़ेगा। हमें एक नए कम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम इनको भी तो कुछ अकल आनी चाहिए ना। मतलब मैं बाबर आजम की क्लास और बाबर आजम की जो टेक्निकली जितना वो साउंड प्लेयर है, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन वो मेंटली कब स्ट्रॉन्ग होगा? वो पिछले 8-10 साल से हमारा क्रिकेट इसके अगर घूमते तो क्यों नहीं उस शेल के अंदर से निकल रहा? और फिर जुल्म ये है कि अगर वो खुद ही नहीं कर रहा तो हमारे जो क्रिकेट के अफलातून और रस्तू बैठे हुए हैं जो क्रिकेट बोर्ड में, जो सेलेक्टिव कमेटी में, वो उसको क्यों नहीं वहां से निकाल रहे? वो क्यों नहीं स्टेप अप करते कि हमको फैसला लें, बाबर को या तो रेस्ट दें या उसे सेंड हिम टू डोमेस्टिक क्रिकेट। जाओ यार, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके आओ। पूरी दुनिया में यही तरीकाकार है। जब आप इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं कर सकते, आप जितने बड़े स्टार हो, आपको मौका दिया जाता है, आप वापस जाएं, अपनी उस शेल से निकले, उस प्रेशर से निकले। कि बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन ही इज मेंटली उतना ही वीक है। ही इज नॉट अ ग्रोन पर्सनैलिटी। हमने जबरदस्ती का उसको हवा भर के एक स्टार बनाया है। मेंटली ही इज नॉट ग्रोम, ही इज नॉट वेल एजुकेटेड, उसकी ग्रोमिंग को बहुत अच्छी नहीं है। तो जो बंदा जो है वो साइकोलॉजिकली वीक होगा, वो खुद से वापस नहीं अपने शेल से निकल सकेगा। उस मुश्किल सूरत से निकलने के लिए बाकी मैनेजमेंट का काम है स्टेप अप करें, उसको कहें यार बाहर बैठो। ये उसके साथ भी ज्यादती हो रही है कि उसको उन हालात में खिलाया जा रहा है। 72 इनिंग्स बहुत बड़ा पीरियड है किसी बंदे के लिए जो टॉप अपने आप को रैंक करे, जो वर्ल्ड में टॉप था एज अ रैंकिंग, वो सेंचुरी नहीं कर सका। ये सोचने की चीज है ना। हमें प्लेयर इज नॉट बिगर देन स्पोर्ट्स। बाबर आजम बहुत बड़ा स्टार है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट हम उसकी कॉस्ट पे हम पाकिस्तान क्रिकेट तबाह नहीं कर सकते। तो शाकिर, अभी आप जो बात कर रहे हैं, अभी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं एज अ स्पोर्ट्स या क्रिकेट लवर आई बिलीव कि मैं बड़े शौक से क्रिकेट देखती हूँ, लेकिन जो पिछले कुछ सालों में हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है, एज अ क्रिकेट फ़ैन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और मुझे इस बात में कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, हमें प्लेयर्स से कोई पर्सनल इख्तलाफ नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम कितने मौके दें, हम कितना सपोर्ट करें। अब अगर कोई हमें आके ये कहे कि जी आप बैठ के टीवी पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई वुड बाय दिस थिंग, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म इसलिए करें क्योंकि हम क्रिकेट स्टार्स को बैक कर रहे हैं, और अगर ये अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करेंगे तो हम तो यहाँ बैठ के डिस्कशन में तो लाएंगे कि आपके अंदर क्या मसले हैं क्या नहीं। तो शाकिर, ये मसले हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, ये मसले किसी और को नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हर बार हमें यही कहा जाता है कि जी आप टाइम दें, स्पेस दें, लोगों को मौका दें। हम तो कब से टाइम दे रहे हैं, स्पेस भी दे रहे हैं, मौका भी दे रहे हैं, फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर क्या करें हम?
बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। मैं खुद उसका बड़ा एडवोकेट रहा हूँ कि इन लड़कों ने माजी में परफॉर्म बहुत अच्छा किया कि उनको थोड़ा वक्त दें, बैट पैच आते हैं, लेकिन ऐसा बैट पैच जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और वो बैट पैच पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म कर रहा है। अरमला, ये एक दौर था, पाकिस्तान हॉकी का सुपरस्टार था, तो आज में हम लीड कर रहे थे। वक्त आया कि हमारे पास जब परफॉर्मेंस बुरी है, हमारे पास स्पॉन्सर खत्म हो गए। क्रिकेट भी उस जगह पे चल रही है, जब आप मायूस होंगी, मैं मायूस होंगे, शायकीन मायूस होंगे, तो स्पॉन्सरशिप क्रिकेट को नहीं मिलेगी। क्रिकेट का हाल भी हॉकी वाला होगा, फिर हमारा कौम का क्या होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम वन स्पोर्ट्स नेशन है, एक स्पोर्ट को भी हम अगर बचा नहीं पाएंगे तो ये ओवरऑल बतौर माशरा हमारा नुकसान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर इनको अक्ल नहीं आती जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं वो एक बोल्ड स्टेप लें, स्टेप अप करें। ये जो टीम इस वक्त पाकिस्तान की परफॉर्म कर रही है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही। पाकिस्तान में क्रिकेट का पोटेंशियल इससे ज्यादा है, इससे बेहतर टीम आप बना सकते हैं, इससे बेहतर लड़के मौजूद हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस स्टार स्टडीड अप्रोच से बाहर निकलें, उस होप से बाहर निकलें और एक नई टीम, देखिए T20 में हमने ऑपरेशन किया है, उसके रिजल्ट हमें आना शुरू हो गए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और बेहतर आएगा। अब हमें जरूरत है कि लोअर फॉर्मेट में भी हमें ये फैसले करने होंगे और क्लियर कॉल बतानी है, भाई आपको हमने बेपनाह मौके दे दिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपने पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व किया, लेकिन अब एक तो फुल स्टॉप नहीं लगाना है। हमें अगर एक चीज नहीं ठीक हो रही, बार बार मौके से नहीं ठीक हो रही, तो उसका प्लान बी भी तो होना चाहिए। आप प्लान बी की तरफ जाएं, आप ये पे क्यों रहेंगे, क्यों आप क्रिकेट प्लान बी होना चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं अब इस बारे में खुद बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कल के मैच ने और इससे पहले भी आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थी जी। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो हमारी हार है और जो हमने उनको तारीख बनाने में हेल्प किया, उस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कल 14 अगस्त के स्पेशल शो में होगी, लेकिन जाते जाते हम आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर पाकिस्तान की 78th जश्न आज़ादी की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोर से जारी है। जो सब ज़िलाली परचम है वो मार्केट्स में हमें नज़र आ रहे हैं, स्टॉल्स लगे हुए। इस हवाले से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एहतशाम यूसुफ, आप उनकी रिपोर्ट देखें। मैं आपसे कल मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल अरमला, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और 14 अगस्त जो है वो करीब आता जा रहा है, जश्न आज़ादी करीब आता जा रहा है, और जश्न आज़ादी से की मुनासबत से हम देख रहे हैं कि जो रौनकें हैं वो भी दारुल हुकूमत का रुख कर रही हैं। जगह जगह पर हमें जश्न आज़ादी के स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं और बच्चे जो हैं वो ख़ास एक्साइटेड हैं अपनी जो 14 अगस्त की चीज़ें हैं, जश्न आज़ादी की चीज़ें हैं, वो ख़रीदने में अपने पेरेंट्स के हमरा मसरूफ़ हैं। मैं इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर हमें ख़ासा रश भी नज़र आ रहा है और बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, स्टॉल्स पर यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी जो है वो चीज़ें यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये मेरे कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखा सकें तो ये स्टॉल है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। पाकिस्तान की सब्ज़ लाली परचम है, झंडियाँ हैं, इसके साथ साथ चूड़ियाँ हैं रंग बिरंगी, सब्ज़ और सफ़ेद रंग की, गुब्बारे हैं, शर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, फ़्रॉक्स हैं बच्चों के अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ अरमला यहाँ पे मिसिंग है और वो हैं बाजे। हम देखते हैं कि हर साल जब 14 अगस्त आता है तो एक बाजों की ये एक टॉन्टिंग आवाज़ है वो भी हमें सुनाई देती है और हर तरफ बाजों का शोर होता है, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। एक बेसुकूनी की कैफियत जो है वो हमें नज़र आती है। लेकिन इस मरतबा ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ये इक़दाम लिया गया है कि बाजों की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ये हिदायत अपने अफसरान को जारी की गई हैं कि इस्लामाबाद के हर जगह पे, हर कोने पे, हर स्टॉल पे बाजे जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए और अगर बाजों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी रहता है तो मुतल्लिका अफसरान जो हैं वो उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो बाजे जो हैं वो हमें इस मरतबा स्टॉल्स पे नज़र नहीं आ रहे हैं और हमने यहाँ पे शहरियों से गुफ्तगू भी की है, खुसूसी हमने बच्चों से गुफ्तगू की है और बच्चों का मिले जुले तासुरात हमें नज़र आ रहे हैं। बाजों पे और ख़ास कर ये गोले पटाखों पे भी जो पाबंदी लगाई है इससे बहुत अच्छा है। नॉइज़ पोल्यूशन होती है, लोग तंग होते हैं और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन मनाने का ये मतलब नहीं है कि बाजे बजाएं, लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। बच्चों को जो चीज़ हमने सिखानी है, पाकिस्तान से जो मोहब्बत सिखानी है, वो बाजे बजा के उसका इजहार नहीं हो सकता। माँ बाप के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल ही है। लेकिन कोई रुकेगा तो नहीं, वैसे भी बाजे बेशक जब पाबंदी लगा दो, ये वैसे ही लगाई है इन्होंने पाबंदी। हमारे अक़दार क्या थे, हमने आज़ादी किस लिए हासिल की थी, हमारे बुज़ुर्गों का खून जो है वो किस सिलसिले में बहा गया था, तो वो हम भूल चुके हैं। हमारे अक़दार हैं, अखलाकियात हैं, उनकी तरफ गौर करना चाहिए। ये बाजों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, बाजे नहीं होने चाहिए, पटाखे नहीं होने चाहिए,
को आज़ादी मनानी चाहिए, ये नहीं है कि दूसरों को डिस्टर्ब किया जाए। क्यों पाबंदी लगाई है? बच्चों के खिलौने हैं ना, खेलने की चीज़ है। बच्चे जो है वो इस पे खुश भी हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि बाजू की फ़रोख्त पे पाबंदी एक खुशाइंद अमल है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो शरारती बच्चे जिन्हें आप कह सकती हैं, वो इस बात पे मुज़िर हैं कि बाजू की फ़रोख्त जो है, चाहे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है और उन्हें हर सूरत जो है वो उन्होंने बाजे ख़रीदने हैं और हर सूरत जो है वो शहरियों को बेसुकूनी में मुब्तला करना है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं जनरली आपको ये बताऊँ तो इस्लामाबाद के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर हमें बाजे जो है वो नज़र नहीं आ रहे और काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया बाजू की फ़रोख्त में पाबंदी लगाने में, उसको कंट्रोल करने में कामयाब हुई है। लेकिन इसके अलावा जो शहरी जो हैं वो बच्चे ख़ास तौर पे अपनी ख़रीदारी करने में मशगूल हैं यहाँ पे। लेकिन एक मज़ीद एक दिलचस्प अरमला ये भी है कि इस मरतबा हमें वो रश नज़र नहीं आ रहा है जश्न आज़ादी के स्टॉल पे जो हर साल नज़र आता है और उसकी बहुत सारी वजूहात भी यकीनी तौर पे अरबाब इख्तियार को अरमला यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है कि आज़ादी का एक बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। अगर आवाम जो है वो चेरिश नहीं कर रही है, आज़ादी को सेलिब्रेट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसकी यकीनी तौर पे वजूहात है और अरबाब इख्तियार को इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है कि अगर आवाम जो है वो जोशो खरोश नहीं दिखा रही है जश्न आज़ादी के हवाले से तो वो क्यों नहीं दिखा रही है। लेकिन बच्चों की अगर जहाँ तक बात की जाए तो बच्चे खासे खुश हैं और उनकी अपनी एक दुनिया है, यकीनन वो दुनिया में मगन हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे जोशो खरोश। जिस तरह से यकीनी तौर पे किसी भी ईद का त्यौहार होता है, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों के लिए जश्न आज़ादी का त्यौहार है और बच्चे जो है वो आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन बुज़ुर्ग जो शहरी जिनसे हमने यहाँ पे बात की है उनका ये कहना है कि बच्चों को बाजू की फ़रोख्त के बजाय या उनको जो दीगर रवायती चीज़ें जश्न आज़ादी से जोड़ी जाती हैं उसके बजाय बच्चों को वो नज़रिया सिखाने की ज़रूरत है कि जो आज़ादी के पीछे जो वो कुर्बानियाँ याद दिलाने की ज़रूरत है, जो कि आज़ादी के पीछे जिन लोगों की कुर्बानियाँ थी, जिन्होंने अपना खून दिया, जिन्होंने हिजरतें की, उन सब के बारे में बच्चों को आगाही, तालीम और शऊर देने की ज़रूरत है। और ये शऊर देने की ज़रूरत है कि अगर हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं तो उसके पीछे कौन सी कुर्बानियाँ थी और अगर एक हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं तो उसके पीछे क्या चीज़ें जो है वो हमारे फ़राइज़ क्या है और हमारे हुकूक़ क्या है। जी।